गुड डे डियर स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में हम चर्चा आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी संविधान की प्रस्तावना उस संविधान के उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट करने वाला एक दस्तावेज होती है और संविधान का अभिन्न अंग मानी जा सकती है। अभिन्न अंग नहीं कह सकते हम उसे, संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग उसे हम कह सकते हैं। और इस दृष्टि से भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी संविधान का एक हिस्सा है, जो न सिर्फ संविधान के मूलभूत उद्देश्यों व लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है, बल्कि इसमें भावी राजनीतिक विकास के दिशा संकेत भी अंतर्निहित है। सही अर्थ में इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल आत्मा या सार तत्व कहा जा सकता है और इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा के सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग माना है और इसे संविधान की आत्मा अथवा संविधान की कुंजी कहा है। प्रस्तावना संविधान का वह मापदंड है जिसके सहारे संविधान की महत्ता मापी जा सकती है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों की परख इस प्रस्तावना से की जा सकती है और संविधान के गुण दोषों का पता लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के लोगों की संप्रभु इच्छा की एक स्पष्ट उद्घोषणा मानी जा सकती है। इस प्रस्तावना के माध्यम से न सिर्फ संविधान निर्माताओं के मंतव्यों को जाना जा सकता है, बल्कि उन सामान्य उद्देश्यों का पता लगाया जा सकता है जिन्हें दृष्टि में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों की रचना की। किंतु इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का यह भी मत है कि प्रस्तावना को संविधान के आदर्शों व लक्ष्यों का प्रतीक स्वीकार करते हुए भी मूल संविधान का भाग नहीं माना जा सकता और न ही प्रस्तावना के शब्द न्याय योग्य या जस्टिकेबल है। न्यायालय के इस मत के बावजूद इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की एक विशेष महत्वपूर्ण व पवित्र स्थिति है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना और दूसरी 42वें संविधान संशोधन के बाद की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना के शब्द इस प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की मूल प्रस्तावना के शब्द हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की मूल प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़कर उसमें आंशिक संशोधन किया गया और इस संशोधन के उपरांत
जो प्रस्तावना अस्तित्व में आई वह इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रथा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में लागू हुआ, इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में 3 शब्द और जोड़े गए हैं: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और तथा अखंडता। इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा बनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हर एक शब्द अपने आप में सार गर्भित है और महत्वपूर्ण उद्देश्यों, लक्ष्यों और भावों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। इन शब्दों की व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग जिस भाव को प्रकट करता है उस भाव में 3 बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहली है, संविधान का मूल सत्ता स्रोत भारतीय जनता में निहित है तथा भारतीय गणराज्य की अंतिम प्रभु सत्ता भी जनता में निवास करती है। द्वितीय भाव इस प्रकार है, संविधान निर्माता भारतीय जनता के ही प्रतिनिधि हैं। और तीसरा भाव जो इसमें अंतर्निहित है वह भारतीय संविधान भारतीय जनता की स्वतंत्र राजनीतिक इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। यानी भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली भारतीय जनता है, जिसने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण करते हुए इसे राष्ट्र को यानी अपने आप को समर्पित किया है। इस प्रकार हम भारत के लोग शब्दों से जो भाव प्रकट होता है उसका तात्पर्य है, भारत का संविधान भारतीय जनता ने अपने समष्टिगत व संप्रभु रूप से सक्रिय होते हुए संविधान सभा के माध्यम से नियमानुसार अधिनियमित और अंगीकृत किया है। यहाँ जो शब्द है हम भारत के लोग या हम, ये किसी व्यक्ति मात्र का प्रतीक नहीं है, यह संपूर्ण भारत के जन समूह का प्रतिनिधि स्वरूप है। जो कुछ भी कार्य संविधान सभा में संपन्न हुआ है वह वास्तव में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए ही संविधान सभा के लोगों ने भारतीय जनता के लिए किया था। हम भारत के लोग शब्दों में यह भाव भी अंतर्निहित होता है या प्रतिध्वनित होता है कि भारतीय जनता ने क्योंकि संविधान को निर्मित व स्वीकृत किया है, अतः भारतीय संघ का कोई एक घटक राज्य
अथवा राज्य समूह न तो संविधान को समाप्त कर सकता है और न ही संविधान द्वारा निर्मित भारतीय संघ से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। इस प्रकार संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, न कि भारतीय संघ के घटक राज्यों द्वारा, क्योंकि घटक राज्यों का निर्माण भी अंततः भारतीय जनता के द्वारा ही हुआ है। उसे जो शब्द हैं उनमें है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावनाओं में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि जब संविधान निर्माता सभा ने भारतीय संविधान को लागू किया था, उस समय भारतीय संविधान को एक अधिराज्य की, भारतीय संविधान को पूर्ण राज्य की स्थिति प्राप्त हो गई थी और अधिराज्य की जो स्थिति है वह समाप्त हो गई थी और अब भारत एक संपूर्ण स्वतंत्र व संप्रभु राज्य बन गया था, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य भारत बन गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों ही दृष्टि से स्वतंत्र व संप्रभु राज्य है, जिस पर किसी अन्य राज्य का कोई अधिकार अथवा नियंत्रण नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते अथवा संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला जो इसी में है समाजवादी शब्द। संविधान निर्मात्री सभा के कुछ सदस्यों का यह मानना था कि भारतीय संविधान में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया जाए, लेकिन संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का यह मानना था कि भारत जैसे सामाजिक बहुलता व समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा वाले देश के संविधान को किसी विचारधारा से संबद्ध करना उपयुक्त नहीं होगा। अतः मूल संविधान में समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा गया, लेकिन 1976 में जन्मी विशेष परिस्थितियों के बाद संविधान सभा की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है, जिसका तात्पर्य है कि राज्य के संसाधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा और राज्य के नियंत्रण में ये संसाधन रहेंगे। राज्य इनका वितरण समानता के आधार पर और नागरिकों की विशिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनका वितरण करेगा। इस तरह 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थिति प्रदान की गई थी, किंतु फिर भी यह महसूस किया गया कि भारत को औपचारिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जाए। इस दृष्टि से 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवाद के साथ साथ पंथ निरपेक्षता को भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंग बनाया गया। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है कि
भारतीय संविधान किसी एक धर्म विशेष को विशेष स्थिति प्रदान नहीं करेगा, बल्कि संपूर्ण धर्मों को समान दृष्टि से अवसर उपलब्ध करवाएगा और संपूर्ण धर्मों को समानता की दृष्टि से देखेगा। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या वर्ग विशेष के साथ धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत को संविधान सभा की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि संपूर्ण प्रभुसत्ता जनता में निहित रहेगी और राज्य सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करेगा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत राज्य को गणतंत्रीय मूल्यों से संपन्न करने का प्रयास किया, यानी कि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी होगा, जिसका तात्पर्य है कि भारत का राज्य अध्यक्ष वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। जहां भारत ने लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप स्वीकार किया, वहीं 16 मई 1949 को भारतीय संविधान ने यह भी निर्णय लिया कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य भी बना रहेगा। अतः कुछ संविधान निर्मात्री सभा के कुछ सदस्यों का यह मानना था कि अगर भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है तो उसकी संप्रभुता अक्षुण्ण नहीं रह पाएगी, किंतु राष्ट्रमंडल का सदस्य रहते हुए भी भारत एक पूर्ण प्रभुता संपन्न राज्य है, क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता से किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली है, किसी भी कारण से बाध्य होकर नहीं ली है। अतः राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संपूर्ण प्रभुसत्ता को खंडित नहीं करती। अगले शब्द है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्दों का उल्लेख संविधान ने किया है, जो कि इस बात का परिचायक है कि लोकतंत्र बहुमत पर आधारित शासन प्रणाली के रूप में एक संकुचित राजनीतिक अवधारणा मात्र न रहकर उदात्त मानवीय मूल्यों व न्याय से युक्त होकर व्यापक अवधारणा का रूप ग्रहण कर सके। भारतीय समाज के संदर्भ में जहाँ सदियों से सामाजिक आर्थिक विषमताएं मौजूद रही है, राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता था जबकि इसका सामाजिक आधार सुदृढ़ हो। इस दृष्टि से लोकतंत्र को सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंध करने का संविधान निर्माताओं का प्रयास महत्वपूर्ण रहा और इस तरह से भारतीय समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया गया। सामाजिक न्याय समानता का सूचक है, जहां समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में महत्व दिया जाता है और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामाजिक न्याय के अंतर्गत अस्पृश्यता,
ऊंच नीच के सामाजिक संबंधों, सामाजिक उत्पीड़न व शोषण को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सामाजिक न्याय स्वतंत्रता और समानता का समन्वय करता है। इसी तरह संविधान में आर्थिक न्याय को भी स्थान दिया गया है, जिसका तात्पर्य है कि राज्य ऐसी व्यवस्था विकसित करेगा जहां आर्थिक शोषण व अन्याय न हो, जहां आर्थिक साधनों का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित न रहकर संपदा का समाज में समता व न्याय के आधार पर वितरण हो, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था को जन्म मिले जहां साधन संपन्न और साधनहीन वर्गों के मध्य कोई भेदभाव न किया जा सके। यह तभी संभव था जब आर्थिक साधनों को न्यायोचित आधार पर विकेंद्रीकृत किया जाए और राज्य सब लोगों की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास करे। समाज के सभी लोगों को उनकी क्षमता व योग्यता के अनुसार भरण पोषण के अवसर तथा साधन उपलब्ध हो सके और आर्थिक विषमताओं का धीरे धीरे अंत हो सके, और इस तरह आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को अपनाया गया और इसके माध्यम से आर्थिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास निरंतर जारी है। इसी के साथ राजनीतिक न्याय भी संविधान की प्रस्तावना का एक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका तात्पर्य है सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता व समान रूप से अवसर की उपलब्धता होगी। वयस्क मताधिकार का संवैधानिक प्रावधान और धर्म, जाति, नस्ल, वर्ण और लिंग के आधारों पर राजनीतिक क्षेत्र में भेदभाव की समाप्ति राजनीतिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन रहे हैं। यानी कोई भी वयस्क व्यक्ति जिसने एक निश्चित वयस्कता की आयु को प्राप्त कर लिया है, वह मताधिकार रखता है और राजनीतिक पदों की अनिवार्य योग्यताओं को जो व्यक्ति अनिवार्य योग्यताओं के मापदंड को पूरा करता है, वह व्यक्ति राजनीतिक पदों को प्राप्त कर सकता है, यानी किसी भी पद के लिए वह उम्मीदवार बन सकता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में संविधान के अंतर्गत समानता का उल्लेख किया गया है। संविधान निर्माताओं ने भारत के ऐतिहासिक सामाजिक यथार्थ को स्वीकार करते हुए दलित व शोषित वर्गों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए हैं और इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। संविधान में इसे सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े और दलित वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा के प्रतिकूल न होकर इन उद्देश्यों या न्याय प्राप्ति का साधन है।